जिसका नाम था सोना। वो जंगल में रहती थी। एक बार गर्मियों के दिनों में कुछ दिन तक उसे कुछ भी अच्छा खाने के लिए नहीं मिला। वह भूखी प्यासी परेशान गर्मियों के दिनों में इधर उधर घूम रही थी। वह बीमार थी, इसीलिए शिकार भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कई दिन से उसे अच्छा भोजन जो नहीं मिला था। भूख के मारे मुझसे चला भी नहीं जा रहा। कुछ भी खाने को मिल जाए, अब तो वही बहुत है। थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी तभी आगे बढ़ पाऊंगी। बहुत भूख लगी है, हे भगवान मेरी मदद करो। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर कुछ फल लगे थे। उसने उछक कर देखा। बहुत ध्यान से देखने पर उसे दिखा कि पेड़ पर मीठे मीठे अंगूरों के गुच्छे लगे हुए हैं। वह पेड़ के नजदीक गई। उसने नजदीक जाकर देखा तो अंगूर बहुत ऊपर लगे हुए थे। दूर से तो वो बहुत नीचे दिखाई पड़ रहे थे। अंगूर तो काफी ऊपर लग रहे हैं, पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। जान तो है नहीं शरीर में। कोशिश करती हूँ, अभी तो जवान हूँ, बूढ़ी थोड़ी हो गई हूँ कि एक छलांग लगाकर इन सारे अंगूरों को खा जाऊंगी। लोमड़ी ने झट से एक ही छलांग में अंगूर लेने की कोशिश की, पर वह नाकामयाब रही। तेजी से नीचे गिर पड़ी। बार बार कोशिश करने पर भी लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं आए, क्योंकि वे बहुत ऊपर थे। जब भी लोमड़ी छलांग लगाती, उसके हाथ कुछ नहीं लगता। खाली हाथ उसे नीचे गिरना पड़ता। जब बार बार ऐसा होता चला गया, तो बेचारी लोमड़ी ने हार मान ली और कहा, ये अंगूर तो मुझे वैसे भी दूर से खट्टे ही लग रहे हैं, इन्हें जाने ही देती हूँ। खट्टे अंगूर खा के क्या फायदा, मैं तो देखते ही समझ गई थी ये खट्टे हैं। लोमड़ी खाली हाथ वहाँ से आगे बढ़ गई खाने की तलाश में, पर वह लगातार यही कहती रही कि ये अंगूर खट्टे थे। सुनहरा अंडा और मादा कबूतर। जंगल में एक पेड़ पर एक मादा कबूतर रहा करती थी। उसने अपने घोंसले में अंडे दिए थे। सारे अंडे तो सफेद रंग के ही थे, पर उनमें एक सुनहरा अंडा था। यह देख मादा कबूतर पहले तो हैरान हुई, पर फिर उसने सोचा कि सुनहरा अंडा भी तो उसी के पेट से निकला है, इसीलिए उसने बाकी अंडों के साथ उसका भी ध्यान रखना शुरू किया। एक दिन तेज हवा चली और कबूतर का घोंसला गिर गया, जिस कारण मादा कबूतर के सारे अंडे टूट गए, सिवाय उस सुनहरे अंडे के। घोंसला देखकर मादा कबूतर बहुत दुखी हुई। हे भगवान, मैंने कितनी मुश्किल से अपना घोंसला बनाया था, जिसमें मेरे अजन्मे बच्चे थे। सब कुछ खत्म हो गया। इस निर्दयी तूफानी हवा को क्या आज ही चलनी थी? आ भी गई तो क्या मेरे ही अंडों को नष्ट करने आई थी? ऐसे आक्रोश में रोए जा रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी उस सुनहरे अंडे पर। जिस अंडे को देखकर मैं घबरा गई थी, वही अंडा बच गया। कम से कम इसे तो संभाल कर रखूंगी। फिर मादा कबूतर उस सुनहरे अंडे के पास गई और उसे प्यार से सहलाकर उसका खूब ध्यान रखने लगी। समय बीता। उस अंडे से एक चिन्नु मिन्नु सा सुनहरा कबूतर निकला। मादा कबूतर ने उसे खूब लाड प्यार से पाला और बड़ा किया। उस नन्हे कबूतर का उड़ने का समय आ गया था, पर मादा कबूतर उसे कहीं जाने नहीं दिया करती थी। उसके लिए खाने का इंतजाम वह खुद ही किया करती थी। एक दिन मादा कबूतर की सेहत बिगड़ गई। उसे बुखार हुआ। उड़ने की भी ताकत नहीं थी उसमें। अपने अन्न का जुगाड़ करने नहीं जा पा रही थी और कोई चारा न होने पर उसने सुनहरे कबूतर को अपने पास बुलाया। बेटा, मेरी सेहत काफी खराब है। मुझ में उड़ने की भी ताकत नहीं। तुम्हारे लिए अन्न का इंतजाम नहीं कर सकती और तुम्हें भूखा भी नहीं रख सकती।
अब तुम्हें खुद जाकर अपना अन्न लाना होगा, वरना तुम नहीं जी पाओगे। पर माँ, मैं आज तक कभी इस घोंसले से बाहर नहीं निकला। मुझे तो पता भी नहीं कि कैसे जाना है। मादा कबूतर कुछ न कह सकी। वह अपने बेटे को भूखा नहीं देख पा रही थी। जाने की स्थिति में न होते हुए भी मादा कबूतर के पास और कोई चारा नहीं था। वह बड़ी मुश्किल से बाहर गई और अपने बच्चे के लिए अन्न ले आई। अपनी माँ के क्षीण होती हालत में भी उसे बाहर जाना पड़ा। ये देख सुनहरे कबूतर को बहुत दुख हुआ। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे खुद से ही नफरत हो रही है। तुम्हारी इतनी सेहत खराब है, तुम उड़ने की हालत में भी नहीं, फिर भी मैं भूखा ना रहूं, इसलिए तुम पीड़ा में रहते हुए भी मेरे लिए खाना लाई। मैंने आपकी सेहत की सोची भी नहीं। आज अगर मैं कहीं नहीं जा पा रहा, किसी काम का नहीं रहा, तो इसका कारण आपका हद से ज्यादा लाड़ प्यार ही है माँ। ये आज मैं समझ गया हूँ। मेरी भी समझ में ये बात अभी आई है बेटा। तुम ऐसे ही रहे तो भविष्य में तुम्हारा क्या होगा, ये सोच सोच कर मुझे डर सा लगने लगा है। माँ, जब मेरे पंख नहीं थे तब तुम्हारा मेरे लिए अन्न लाना अनिवार्य था, पर अब तो मेरे पंख है, मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूँगा और भैंसे घोंसले में बैठा रहूँगा तो ये सही नहीं होगा। ये मैं अच्छे से समझ गया हूँ। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब से अन्न लाने के लिए मैं ही जाया करूँगा और तुम घर पर आराम करोगी। बहुत बढ़िया बेटा, कम से कम इस कारण तुझ में हिम्मत तो आई। उस दिन से कबूतर हर रोज बाहर जाकर अपनी माँ के लिए और खुद के लिए अन्न का इंतजाम करने लगा। मादा कबूतर इस बात से बहुत खुश हुई थी। अपने बेटे को देख माँ बहुत निश्चिंत हुई। हर माँ बाप को अपने बच्चों से लाड़ प्यार करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि उससे बच्चे किसी काम के न रहे। आत्मनिर्भर होना जरूरी है। माँ बाप का प्यार बच्चों को आगे बढ़ने में सहायक होना चाहिए। यानी मेरे जैसे होने चाहिए, है ना माँ? रानी चींटी की बात को मानती थी। मिलजुल कर वे अपना घर बना रही थी। उसी जंगल में अप्पू नाम का एक हाथी भी रहता था, जो बहुत शैतान था। वह सभी जानवरों के साथ बहुत मस्ती करता था। जब चींटियों का घर बनकर तैयार हो गया, तब वे अपने लिए खाना जमा करने लगी। तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो? कितना थक जाते होंगे। मैं अपनी सूंड से तुम्हारे घर को कभी भी नष्ट कर सकता हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर अप्पू ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया। कुछ पानी पिया और कुछ चींटियों पर डाला। रानी चींटी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हम बहुत दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं अप्पू, पानी डालकर हमारी मेहनत को बर्बाद मत करो। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो अप्पू। हम सभी जानवरों को मिलजुल कर जंगल में रहना चाहिए। हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम इतनी छोटी चींटी, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने अप्पू को पकड़ने के लिए जाल फैलाया और अप्पू उस जाल में फंस गया। तभी रानी चींटी की नजर शिकारी पर पड़ी। उसने अप्पू हाथी की जान बचाने की सोची। वह अप्पू के पास गई और बोली, अप्पू दोस्त, घबराओ नहीं, मेरा दोस्त चूहा तुम्हारा जाल काट देगा और इस शिकारी को तो मैं मजा चखाती हूँ। सभी चींटियाँ शिकारी के पास गईं और उसे जगह जगह काटने लगी। शिकारी दर्द से तिलमिला उठा और जंगल छोड़कर भाग गया। चूहे ने अप्पू का जाल काट दिया। अप्पू ने चींटियों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो चींटी रानी, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। एक घने जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। एक दिन कालू जब भोजन की तलाश में गया,
तो पीछे से सांप ने उसके अंडों को खा लिया। जब कौवा वापस अपने घोंसले में आया तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत उदास हो गया। कौवे को सांप पर शक भी हुआ और उसने फिर सांप से पूछा, भाई साहब, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा? किसी ने मेरे अंडों को खा लिया है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा, अब समझ आया, तुम ही मेरे अंडों को खा जाते हो। मुझे तुम पर पहले ही शक था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे अंडों को खा गए। मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में चला गया। कालू बहुत उदास हो गया और उसने सांप से बदला लेने की सोची। फिर वह उड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो तालाब में स्नान कर रही थी। महारानी के कीमती जेवर तालाब के किनारे पड़े थे, जिनकी निगरानी उनके सिपाही कर रहे थे। कालू कौवे को एक उपाय सूझा। वह एक लंबा सा हार अपनी चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। सभी सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कालू ने चालाकी से उस हार को सांप के बिल में डाल दिया। जब सैनिकों ने बिल में डंडा मारा, तब बाहर निकला सांप, जिसके गले में महारानी का हार था। सैनिकों ने पीट पीट कर सांप को जान से मार दिया और हार ले लिया। इसी तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला ले लिया।